आजादी का अमृत महोत्सव। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। जागरण की सुखद बयार बह रही है। देश अपने कदम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा रहा है। हमने देखा एक प्रोफेसर साहब को जो अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रयास कर रहे लोगों से मिलवाते हैं। सर, सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। अब बता भी दीजिए ना, हम जा कहाँ रहे हैं? अरे थोड़ा रुको, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। और हाँ, सस्पेंस का अपना एक अलग आनंद होता है। और इंतजार के बाद अचानक जब हमें कोई मिलता है ना, तो खुशी दुगुनी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने सर, पर इस रेगिस्तान में इतनी दूर, यहाँ पर अपना कोई मिलना बहुत ही मुश्किल है। वो देखो, सामने कुछ नजर आ रहा है। लेकिन सर, रेगिस्तान में तो मुझे चारों तरफ रेत के ऊंचे ऊंचे टीले नजर आ रहे हैं। अरे रेगिस्तान के बीच में गौर से देखो। हाँ सर, हमें बहुत सारे पंखे नजर आ रहे हैं। और हाँ, कुछ चमकीला चमकीला सा भी नजर आ रहा है। हाँ, हम वहीं जा रहे हैं। रेगिस्तान के बीच में मशहूर वैज्ञानिक सतीश चंद्र जी अक्षय ऊर्जा पर शोध का कार्य कर रहे हैं। क्या वैज्ञानिक सर सतीश चंद्र जी? आज हम उनसे मिलने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आज हम उन्हीं से मिलने जा रहे हैं और सतीश चंद्र जी के साथ बहुत सारी बातें करने वाले हैं। आप लोग कितना जानते हैं सतीश चंद्र जी के बारे में? सर, सतीश सर के बारे में हमने बहुत पढ़ा है। उन्होंने अक्षय ऊर्जा से रेगिस्तान के कई गांव रोशन किए हैं। और हाँ, यही सौर ऊर्जा इस रेगिस्तान के लिए मानो वरदान सी साबित हो रही है। और हाँ, अब वो पवन ऊर्जा संयंत्र के कुछ छोटे और कम लागत के प्रोजेक्ट पर शोध का कार्य कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट अगर सफल रहा ना, तो फिर दिन में सौर ऊर्जा और रात को पवन ऊर्जा से घर रोशन हो सकेंगे। यानी दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे लिए वरदान साबित होगा। हाँ, तो अब हम पहुंच गए हैं सतीश चंद्र जी के शोध स्थल पर। वाओ, इस रेगिस्तान में इतनी हरियाली! सच में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस रेगिस्तान में इतनी सुंदर जगह भी हो सकती है। वो देखो, डॉक्टर सतीश जी हमारा स्वागत करने के लिए चले आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। सच में सर, आपने आज हम सबको आश्चर्यचकित कर दिया। हमने तो सोचा भी नहीं था कि आप हमें इतना बड़ा सरप्राइज देंगे। आइए सब लोग हमारे साथ। पहले मैं आपको इस रेगिस्तान के बारे में कुछ बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन मैं आपको अपने छात्रों का परिचय करवा देता हूँ। हाँ बिल्कुल, श्योर। ये अजय है, ये शिवम और ये मीनाक्षी। और मैं प्रकाश। मैं आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूँ इस रेगिस्तान के अंदर। हाँ, तो डॉक्टर साहब, आप कुछ रेगिस्तान के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो इस रेगिस्तान को लोग मात्र बंजर भूमि समझ लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये भूमि बंजर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सौर ऊर्जा की खेती की जा सकती है। ऊर्जा की खेती? मैं कुछ समझा नहीं सर। हाँ, जिस प्रकार एक किसान फसलें उगाता है, उसी प्रकार यहाँ पर सौर पैनल लगाकर ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। रेगिस्तान में 12 महीने तेज धूप खिली रहती है। साथ ही साथ यहाँ पर हवाएं भी बहुत तेज चलती हैं, तो जाहिर है पवन ऊर्जा के लिए भी स्थान उपयुक्त है।
हाँ सर, और हम देख भी रहे हैं कितने सारे पंखे, सौर पैनल यहाँ लगे हुए हैं। अरे अभी तो शुरुआत है। यहाँ पर इतनी खाली जमीन पड़ी है कि हम रेगिस्तान के 20% भाग का भी उपयोग कर लें तो ये भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना देगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ऐसी ऊर्जा है जो कभी समाप्त भी नहीं होगी। अब प्रोफेसर साहब, वैसे आपके छात्रों का शोध कार्य किस पर चल रहा है? देखिए डॉक्टर साहब, हमारे छात्र चाहते हैं कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के कॉम्बिनेशन से एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए जो किसी भी मौसम में हमें बिजली की सप्लाई दे सके। क्योंकि आप भी इस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे छात्रों का अच्छी तरह से मार्गदर्शन कर सकेंगे। साथ ही जो लोग अक्षय ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं उनको क्या परेशानियां आ रही है, उन परेशानियों को दूर करने का प्रयास भी हम कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोफेसर साहब, सच में आपके छात्र बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि भारत में पेट्रोलियम की खपत कितनी होती है? हाँ मीनाक्षी, तुम बताओ। जी सर, भारत अपनी ज़रूरत का मात्र 30% पेट्रोलियम का उत्पादन कर पा रहा है। बाकी 70% पेट्रोलियम पदार्थ हमें आयात करने पड़ रहे हैं। और हाँ, सन 2019-20 में 21 करोड़ टन पेट्रोलियम का आयात भारत ने किया है। बिल्कुल ठीक कहा मीनाक्षी तुमने। और इस पेट्रोलियम को आयात करने में हमारी बहुत सारी विदेशी मुद्रा खर्च हो जाती है। और अगर हम पेट्रोलियम पदार्थों पर से अपनी निर्भरता कम कर दें तो भारत को एक बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत हो सकेगी, जिसका उपयोग अन्य कार्यों के लिए हम कर सकेंगे। अच्छा अजय, तुम बताओ, भारत में प्रतिदिन पेट्रोलियम की खपत कितनी होती है? सर, लगभग 40 अरब लीटर पेट्रोल और डीजल का उपयोग भारत में रोजाना होता है और कुल उपभोग के मामले में हम दुनिया में चौथे नंबर पर हैं। सर, पर क्या ऐसा हो सकता है कि भारत पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाए? हाँ, बिल्कुल ऐसा संभव है। सर, कैसे? आइए सब लोग थोड़ा नज़दीक आ जाइए। प्रोफेसर साहब, आप भी सुनिए। देखिए, भारत सरकार ने एक योजना बनाई है कि 2030 तक भारत पेट्रोलियम क्षेत्र पर निर्भरता कम करके जो हमारे यहाँ वाहन चल रहे हैं उन सबको बिजली से चलाया जाएगा। और जब भारत में इतनी बड़ी मात्रा में वाहनों का संचालन बिजली से होगा तो उसके लिए हम बिजली सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइड्रो पावर का इस्तेमाल करके करेंगे। और हमारे देश में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार भी है, तो हम कोयले से भी बिजली का उत्पादन करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। और हाँ, भारत ने थोरियम आधारित परमाणु बिजली घर का भी परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। और थोरियम तो हमारे देश में बहुत पाया जाता है। तो इन सब का उपयोग करके हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएंगे और हमारे देश में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। सच में डॉक्टर साहब, आपने सपना तो बहुत अच्छा दिखाया है। अरे नहीं, ये सपना नहीं, हकीकत है। चलो मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाता हूँ जो लोग खुद बिजली न सिर्फ अपने लिए पैदा कर रहे हैं बल्कि सरकार को बिजली बेच भी रहे हैं। हाँ सर, ज़रूर मिलवाइए। मुझे ऐसे लोगों से मिलने की बहुत उत्सुकता हो रही है। हाँ तो चलो अभी मिलवाते हैं। नमस्कार हमारे विद्यार्थियों की तरफ से। जी नमस्कार, मैं किशन भाटिया बोल रहा हूँ। मैंने सौर ऊर्जा का जो प्लांट लगाया है छत के ऊपर, उसमें मेरी बिजली की साथ ही मेरे पैसों की भी काफ़ी बचत हुई है। पहले बिल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आता था, उसमें मेरे को काफ़ी राहत मिली है और उसमें मेरे को सब्सिडी भी मिली है और सुचारू रूप से ये प्रोजेक्ट मेरा काम कर रहा है। कि आपने ये जो सौर ऊर्जा का जो प्लांट आपकी छत के ऊपर लगा हुआ है वो कब लगवाया था, कितने दिन हो गए? ये करीबन 3 साल हो गए हैं इसको लगाए हुए और सही रूप से काम कर रहा है। पर ये ज़रूर है कि ये बिजली जो है वो सप्लाई पहले होती है बिजली घर को, तथा जो हम कंज्यूम कर रहे हैं या उपभोग कर रहे हैं बिजली का, वो उसमें से इसके जो यूनिट प्रोडक्ट हो रहे हैं वो उसमें लेस हो जाते हैं। पर ये ज़रूर है कि इसमें सबसे बड़ा माइनस पॉइंट एक ही है कि जैसे बिजली जाती है तो उस समय इसका प्रोडक्शन बंद हो जाता है।
तो इसमें थोड़ा इनको सुधार करना चाहिए कि तब भी उसका प्रोडक्शन जारी रहे। वो बिजली भले हमें उस समय जब बंद है तो घरों में भी काम आ सके। उसने उसके लिए बताया कि जैसे बिजली चालू रहती है, ये प्रोडक्शन चालू रहता है, तो ये लाइन जो जा रही है उसमें कोई बाई चांस ऊपर लाइनमैन काम कर रहा है तो उसको करंट आने का खतरा होता है, इसलिए इसको तुरंत बंद कर देते हैं। ये सिस्टम कम से कम होना चाहिए कि जिस समय बिजली जाए तो घर में ही काम में आए। बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। एक तकनीकी रूप से जो इसमें जो आपने बताई कमी है कि जब तक बिजली घर से आपके घर के अंदर बिजली आ रही है तब तक ये चालू रहेगा प्रोडक्शन, और जैसे ही ये लाइट चली जाती है बिजली घर से तो ये बंद हो जाती है। इसका ये सिस्टम बहुत ही ईजी, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है कि जब बिजली घर से सप्लाई बंद हो जाए उसके बाद उधर का कनेक्शन कट जाए और आपके घर के अंदर डायरेक्ट सप्लाई हो जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपने ये प्रश्न उठाया तो इसके ऊपर भी हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं ये गौर करेंगे और हमारे शोध कर रहे हैं विद्यार्थी। तो ये जो कमी आई है इसमें आपने जो उठाया है उसका समाधान हमारे जो साइंटिस्ट हैं, मैं खुद भी इस पर कार्य कर रहा हूँ, तो मैं भी इसके बारे में ज़रूर सरकार को ये बताऊँगा कि ये इसका सुधार हम आराम से कर सकते हैं। अभी कितना फ़र्क पड़ा है, आपके घर की बिजली बचत हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है, आप थोड़ा बताइए। पहले हमारा बिल जैसे 2 महीने का इकट्ठा आता है बिजली का, तो करीबन 30 से 35 हज़ार रुपये आता था, और अभी आ रहा है करीबन 21 हज़ार रुपये 2 महीने का है। तो ये बचत हमारी सामने दिख रही है करीबन 14 हज़ार रुपये की। तो आप ये मान के चलो 7 हज़ार रुपये करीब करीब प्रति माह हमारी बचत हो रही है। हम सीधा सा अगर गणित मान लें कि 3,30,000 रुपये खर्च करके आप 7,000 रुपये महीने कमा रहे हैं। अच्छा भाटिया जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, और ये 7,000 रुपये महीने आप कब तक कमाओगे? ये तो अब अपनी खुद की उस पर निर्भर करता है कि अपन इसको मेंटेन कितना करते हैं, और हो सकता है कि 4 साल बाद इसकी बैटरी भी हो जाए, तो बैटरियों की भी इसकी कीमत तो लागत तो ज़्यादा रहती ही है। हम इस पर समय समय पे पानी का भी ध्यान देना पड़ता है, बैटरियों में पानी पूरा है कि नहीं है। तो कुल मिला के उसने मेरे यही बताया था कि जो अपने मेंटेनेंस फ्री बैटरी से ये बैटरियां ज़्यादा काम करती है, तो इसलिए हमने ये पानी वाली बैटरियां जो हमने टाइम टू टाइम उसमें पानी भी डालना पड़ता है, तो उसी को प्रेफर किया। भाटिया जी बता रहे हैं कि अगर हम इसका मेंटेनेंस करते रहेंगे तो ये ऊर्जा कभी समाप्त होने वाली नहीं है, और हमेशा अभी 7,000 रुपये महीने का लगभग ये बचत हो रही है बिल में। और आने वाले समय में क्या आपके छत के ऊपर और जगह है जहाँ पर कुछ और सौर प्लेटें लगाई जा सकती हैं? जी हाँ, छत पे और जगह भी है, उस पर हम लगा सकते हैं। और उसमें और भी सिस्टम हो गया है कि आप चाहो तो इसको एक नीचे एंगल देके, और जो ऊपर एक तरह से अपन टीन शेड अगर लगवाते हैं उसके ऊपर भी ये लग सकता है। सिस्टम और भी इन्होंने इम्प्रूव किया है, उसको भी अपन यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब अगर हम पूरी छत का उपयोग कर पाएँ तो हम लगभग 20-25 हज़ार रुपये की बिजली पैदा कर सकते हैं, क्योंकि अभी 7,000 रुपये की बचत हो रही है और पूरी छत अभी काफ़ी मात्रा में खाली पड़ी है। और समय समय पर अभी इस पर बहुत सारा शोध कार्य हो रहा है, और इस पर बहुत सारे शोध करने वाले मैं भी खुद कर रहा हूँ, विद्यार्थी कर रहे हैं, और हमारे प्रोफेसर साहब भी कर रहे हैं। तो भाटिया जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में और अच्छी तरह और ज़्यादा मात्रा में इसका जो अक्षय ऊर्जा उसका उपयोग आप करेंगे। और हमारे जो रेगिस्तान में जो बंजर भूमि पड़ी हुई है, खाली ज़मीन पड़ी है, तो किसान पूरी भूमि पर खेती नहीं कर पाते हैं, तो हम उन किसानों के पास भी जाएंगे। कुछ किसान बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, सरकार को बिजली बेच रहे हैं और अपना ट्यूबवेल भी चला रहे हैं, और तो हम उनसे भी मिलेंगे। और साथ ही यहाँ पर जो विंड मिल्स लगे हुए हैं उनसे भी बिजली पैदा हो रही है। तो यहाँ सरकार का एक योजना है कि यहाँ पर विंड मिल्स आप लगवा करके और बिजली हमें दे दीजिए, और जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ से आप बिजली वापस उतनी ही यूनिट ले सकते हैं, या आपके जिस तरह से आपके बिल में लेस हो जाती है वहाँ भी बिजली लेस हो सकती है। यानी हिंदुस्तान में किसी भी कोने में रहते हैं तो सरकार की तरफ से ट्रांसमिशन जो बिजली का वो फ्री है, तो यहाँ बिजली आप पैदा करके दे दीजिए और अपने घर में फैक्ट्री में कहीं भी ले सकते हैं। तो इसी तर्ज पर यहाँ बहुत सारे विंड मिल्स कार्य कर रहे हैं। तो किशन जी भाटिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने हमारे छात्रों को और हमारे प्रोफेसर साहब को इतनी अच्छी जानकारी दी। तो इनको हम और भी जगह जैसलमेर में मिलवाने के लिए लेकर के चलते हैं। शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो कैसा लगा स्टूडेंट्स? बहुत अच्छा लगा सर।
और उन्होंने जो परेशानी बताई है, हम उस पर जरूर शोध कार्य करके इन परेशानियों को दूर करने का अथक प्रयास करेंगे। तो चलिए हम आपको और आगे लेकर एक किसान के पास लेके चलते हैं। वो एक ऐसे किसान हैं, इस क्षेत्र में वैसे तो काफ़ी ऐसे किसान हैं जो अपनी मोटर चलाकर अपने खेतों की सिंचाई खुद कर रहे हैं। तो क्या आप लोग उनसे मिलना चाहोगे? हाँ सर, ज़रूर, हम बस देखना चाहते हैं। तो चलिए इस रेगिस्तान में हम फार्मिंग का आनंद लेने के साथ साथ भी आत्मनिर्भर भारत की जो योजना चल रही है उसमें किसान किस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। हाँ सर, हम सब मिलकर चलते हैं। हाँ तो जरूर चलिए। राम राम भाई। राम राम जी। जी आपका नाम क्या है? मारो नाम लूण सिंह राजपुरोहित है, बांकल सर, मोहनगढ़ पंचायत समिति में है। मोहनगढ़ से कितनी दूर होगा? मोहनगढ़ से 12 किलोमीटर। तो आपका जो एरिया है ना जी, तो वो कैसा है? डेजर्ट वाला है, नहरी इलाका है, कैसा है? नहरी है, लेकिन हमारे एरिया में वाटर लेवल है जो नहर के पानी सीपेज की वजह से 60-70 फीट पे नीचे सेजे का पानी खूब है। अच्छा, जमीन के अंदर जमीन आपके के यहाँ अंदर पानी है। लूण सिंह जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आप खेती कर रहे हैं उसमें जो मोटर चलाते हैं आप, तो वो बिजली आप कैसे बनाते हो, कहाँ से लाते हो, वो थोड़ा हमें बताइए। बिजली की तो साहब बहुत परेशानी होती थी, लेकिन जब से ये सरकार की द्वारा जो सोलर पंप योजना जो शुरू हुई है उसके बाद में हमारे को काफ़ी इससे बहुत अच्छे फ़ायदे हुए। हमारे तो ज़्यादातर किसानों ने सोलर पंप सेट लगाए हुए हैं। अरे वाह, क्या बात है। अब इस सोलर के बारे में हम आपसे जानते हैं कि ये सोलर आपके कितने घंटे काम करती है? दिन में काम करती है, रात को भी आप यूज करते हो? किस प्रकार से आप काम करते हो इस पर? नहीं, सोलर रात में काम नहीं करती। सोलर सुबह करीबन 8:30-9 बजे शुरू हो जाता है, जो शाम को करीबन 5-5:30 बजे तक चलता रहता है। अच्छा, जब तक मतलब धूप रहती है तब तक चलता है? जी। अच्छा, इसमें किसी प्रकार की बैटरी वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं आप? नहीं, इसमें बैटरी नहीं होती साहब। इसमें सीधा आजकल तो वैसे पहले डीसी और एसी सेट आते थे, हाँ, ठीक है ना। कंट्रोलर जो है स्टार्ट जैसे स्टार्ट होते हैं ना, वही है, लेकिन उसमें बैटरी नहीं, वो सोलर सूर्य निकलता है, अच्छा, उससे चल जाता है। स्टार्ट करने के लिए और ऑन ऑफ करने के लिए बैटरी का उपयोग होता है बस। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके कितने एचपी की मोटर काम कर रही है अभी? हमारे एरिया में साहब 3 की भी है, 5 की भी है, 7.5 HP की है। क्या बात है, 7.5 HP की डायरेक्ट सोलर ऊर्जा से चलती है? जी, 7.5 HP। अभी पिछले 2-3 सालों से 7.5 की भी आ गई। पहले 3 और 5 की आती थी। अच्छा, अभी 2-3 सालों से कई लोगों ने 7.5 की लगाई है, बढ़िया चल रही, फुहारे उनसे ज़्यादा चलते हैं। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, एक बात बताइए, जो आप 7.5 की या जो 3 HP की मोटर उपयोग करते हो ना, तो आपको कहीं कोई बिल तो नहीं आता? नहीं, इसमें कोई बिल नहीं। एक टाइम सिर्फ जब पहले आवेदन हम करते हैं, ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है विभाग की वेबसाइट पे, जहाँ ई मित्रों पे कहीं पे भी, अपने गांव में ई मित्र है तो वहाँ जाके कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा जिले की प्रायोरिटी के हिसाब से हमारा नंबर आता है, तो विभाग के कर्मचारी लोग हमारे को सूचना दे देते हैं। अच्छा, आपने कितने एचपी की मोटर लगवाई हुई है? अपने 3 की और 5 की 2 सेट लगे। 2 सेट है। तो अगर हम लागत की बात करें, जैसे 3 एचपी की लागत कितनी है? 3 HP की अभी तो लागत कम आ रही है, हर बार सरकार क्या सब्सिडी घटाते बढ़ाते रहते हैं। अच्छा, अभी सब्सिडी काट करके कितनी लागत आई है, थोड़ा बताइए। अभी 3 HP का तो 67,000 पड़ रहा है करीबन। अच्छा, और 5 का करीबन 97,000 था करीबन। अच्छा, मतलब 95,000 के आसपास। 95,000 जी। तो सब्सिडी काट करके? सब्सिडी काट करके। अच्छा, इसमें मोटर की कीमत, बाकी इक्विपमेंट सारे शामिल है इसके? इसमें टोटल सब साथ में आते हैं। अपने को तो स्टार्ट करके पूरा देते पानी, यहाँ तक कि बाहर निकाल के। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, आपने कितने साल पूर्व लगवाई थी? मैंने साहब ये पहले जब ये योजना यहाँ पर जैसलमेर में तो 10-11 में सेट लगे हैं, सन 2011 में, और मेरे 11 में सेट लगा हुआ है। 2011 में पहला सेट 3 HP का लगाया था। 2011 से? 2011। अच्छा, 2011 और अभी आगे 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो 10 साल में आपको क्या परेशानियां आई हैं, थोड़ा सा वो भी हमें बता दीजिए इसके सोलर से। वैसे साहब बादलवाई हमारे यहाँ तो मौसम साफ ही रहता है, शुष्क एरिया, तो इतनी बादलवाई की तो हमारी को दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादातर चलते ही रहते हैं। हाँ, ये चीज़ ज़रूर होती है कि मोटरें या कोई अगर प्रॉब्लम मोटर में या स्टार्टर में आती है तो उसके लिए क्या सर्विस सेंटर या नज़दीक नहीं, वो लोग क्या कंपनी वाले जयपुर भेजते हैं या अहमदाबाद जहाँ, और उसको 5-7-10 दिन लग जाते हैं। वो थोड़ा किसानों को समस्या है। जो आपने परेशानियां बताई उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। सर्विस सेंटर नहीं है उसकी भी कोशिश की जाएगी यहाँ पर हों। आपके जैसे सजग किसान जो कि आत्मनिर्भर बन चुके हैं, ऐसे किसानों के बल पर ही हम 2030 तक पूरे भारत को
ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर जरूर बना पाएंगे। यही हमारी कोशिश है। बहुत बहुत बिल्कुल, शुक्रिया हमारी आपका। भी आपको शुभकामना है। हाँ, पर ये देखकर लग रहा है कि हम 2030 से पहले ही पेट्रोलियम पदार्थों का आयात बंद कर देंगे। बिल्कुल, और ये सब डॉक्टर साहब के जैसे भारत के अनेक वैज्ञानिकों को इसका श्रेय जाएगा। चलिए, अब हालांकि हम थक गए, लेकिन एक और व्यक्ति से मैं आपको मिलवाना चाहूँगा। इन्होंने तो अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से अपनी खुद की बनाई हुई बिजली पर निर्भर कर ली है। ये न सिर्फ अपने घर को अक्षय ऊर्जा से रोशन कर रहे हैं, बल्कि अपनी बाइक भी अक्षय ऊर्जा से चार्ज करके चला रहे हैं। क्या आप लोग इनसे भी मिलना चाहेंगे? हाँ सर, जरूर। हाँ, तो चलिए आपको इनसे भी मिलवाता हूँ। अवस्थी जी, नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे पहला प्रश्न यही पूछना चाहते हैं कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि हम खुद की बिजली पैदा करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं? देखिए श्याम जी, ऐसा है कि मेरा कुछ काम इसी तरह का है कि मुझे काफ़ी रिमोट एरियाज़ में जाना पड़ता है। अभी वर्तमान में तो हमारे लगभग सारे गांवों में बिजली पहुंच चुकी है, लेकिन आज से 10 साल 15 साल पहले तक गांवों में बिजली नहीं थी। और मैं ऐसे ऐसे रिमोट एरियाज़ में जाता था, जैसे हमारे कुछ आदिवासी अंचल के क्षेत्र हैं, जैसे सिरोही, उदयपुर, पाली ज़िले के कुछ ऐसे क्षेत्र जहां बिजली की कल्पना करना एक बहुत बड़ी बात होती थी, वहां बिजली नहीं थी। तो वहां पे मैं जाता था, चूँकि मेरा काम उसी तरह का है, वहाँ के लोगों से मुझे मिलना जुलना होता था, उन्हें काम देने के लिए उनसे बात करने जाना पड़ता था। तो कई बार क्या है कि अंधेरा भी हो जाता था, रात्रि काल में ऐसा होता था, तो वो चिमनी जलाते थे या दिया लालटेन कुछ जला लेते थे। अब वहाँ मैंने ये चीज़ देखी कि कुछ जो है पंचायतें, उनमें कुछ ऐसे युवा सरपंच आए कि उन्होंने अपने गांव को रोशन करने की ठानी, और उन्होंने गांव के कुछ क्षेत्रों में सोलर से चलने वाली जो लैंप पोस्ट्स होती हैं वो उन्होंने कुछ जगहों पे लगाई। उसको देख करके वही आदिवासी लोग, क्योंकि मोबाइल की क्रांति तो हो गई, 20 साल हो गए भारत में, मोबाइल की क्रांति बहुत ज़बरदस्त आई है और हर घर तक, हर हाथ तक मोबाइल पहुंचा है। तो हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल, अब उसको चार्ज करने की सबसे बड़ी समस्या। तो कई बार क्या होता था कि गांव के लोगों को पास के बड़े गांव में जा कर के और कुछ पैसे दे करके चार्ज करवाना पड़ता था मोबाइल। तो उसका सोल्यूशन उन लोगों ने निकाला, ये निकाला कि वो कुछ जैसे कहीं बड़े शहर में काम करने गए तो वहाँ काफ़ी दुकानें हैं, तो वहाँ से उनको वो सोलर से जो लाइट चलने वाला सिस्टम या इस टाइप का कोई ऐसा बैटरी से उसको ऊर्जा को संग्रहित करके और उपयोग करने का सिस्टम दिखाई दिया। तो किसी ने 500, किसी ने 1000 रुपये में ऐसे वो छोटे छोटे सोलर पैनल खरीदे, जिससे कि वो मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। तो ये जब चीज़ मुझे देखने को मिली तो मुझे लगा कि जिन लोगों को हम कहते हैं कि वो अनपढ़ है, लेकिन उन लोगों का दिमाग देखिए कि उन्होंने अपने काम के लिए बिजली पैदा करना शुरू कर दिया, और एक ही बार के पैसे में। तो ये चीज़ देख करके मुझे ये प्रेरणा जगी कि क्यों ना हम भी अपने घर के लिए ऐसी बिजली पैदा करें। तो उससे प्रेरित होकर के और मैंने विचार किया कि मैं अपने घर में जो है वो नेचुरल जो ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे सोलर एनर्जी, उसको हम अपने घर में लगा सकते हैं और उससे हम बिजली पैदा करके और ना केवल पैसा बचा सकते हैं, अपितु राष्ट्र को भी हम एक योगदान दे सकते हैं। आपने कहा कि हम अपने राष्ट्र को भी एक आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आपको पता ही है कि हम अभी पेट्रोलियम पदार्थों का कितना बड़ा आयात हिंदुस्तान करता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो अगर प्रत्येक व्यक्ति ये सोच अपना ले कि हमको बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है, न सिर्फ अपने घर के लिए बल्कि हम अपनी बाइकों में जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं उसको अभी हम बिजली का इस्तेमाल करके और उपयोग करें, तो कितनी हमारे राष्ट्र को विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। बिल्कुल, आपकी बात तो सही है। ये आपकी जो सोच है ना आत्मनिर्भर बनने की, ये कहीं ना कहीं हमारे देशवासियों के लिए एक उपयुक्त सोच हो सकती है। तो अभी जो बिजली पैदा कर रहे हैं आपके घर के लिए, वो कितने केवी का एक घर के लिए उपयुक्त होता है? देखिए, मैंने तो 5 किलोवाट का लगाया, वो यहाँ नहीं लगाया, मैंने पाली में लगवाया है। वो एक इनिशियल स्टेज पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि भाई इससे कुछ हो सकता है कि नहीं, क्योंकि वहाँ का जो हमारा घर है वो थोड़ा अच्छे से बना है, AC वगैरह भी सारी वहाँ पे फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आता था। तो हमने वहाँ पे 5 किलोवाट का वो लगाया प्लांट वहाँ पे, और उससे सिचुएशन ये है कि हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा 2
3 किलोवाट या 3-4 किलोवाट से ज़्यादा हमारी बिजली की खपत नहीं होती है, तो शेष जो बिजली है वो ग्रिड में चली जाती है। तो उससे हमें क्या है, 2 फ़ायदे हो गए। एक तो हमारा बिजली का बिल बिल्कुल शून्य के लगभग हो गया। दूसरा, जो एक्सेस बिजली जो हमारी बनती है वो ग्रिड में जाती है, तो उसका हमें पैसा मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई हमारे लिए कि हमें बिना पैसा खर्च किए, एक बार का पैसा खर्च किया, उसके बाद में हमें अब पैसा मिल रहा है। घर के अलावा और इस बिजली का उपयोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं, थोड़ा वो बताइए। देखिए, जैसे व्हीकल्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो आप पेट्रोल की जगह पे बैटरी उसमें लगा करके, और आजकल तो अब इको फ्रेंडली बाइक्स वगैरह सारी आ रही हैं मार्केट में। मेरे पास पुरानी बाइक है, तो मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके उसको और बैटरी का एक सेक्शन बना करके उसमें और बैटरी लगा दी। अब वो स्थिति ये है कि एक बार चार्ज करने पे मुझे, क्योंकि शहर में तो बहुत ज़्यादा कहीं जाना नहीं पड़ता है, तो मेरे लिए 2 दिन बहुत है। मैं 2 दिन तक बाइक चला लेता हूँ उससे, और घर से ही मैं उसको चार्ज करता हूँ, कहीं बाहर जाके चार्ज करने की भी ज़रूरत नहीं। तो वही मेरे को वो भी फ़ायदा हो गया। तो अच्छा, पेट्रोल मुझे यूज़ ही नहीं करना पड़ता है। अच्छा, मैं बहुत सारी चीज़ें आपके पास देख रहा हूँ, जैसे ये टॉर्च हैं, और ये टॉर्च का उपयोग मतलब इसमें आपको बैटरी लगानी पड़ती है, इसको भी चार्ज वाली है ये? नहीं, ये चार्जेबल आती है ना आजकल। तो अब तो वो सिस्टम ही नहीं रहे कि अब बैटरियाँ डालने का सिस्टम रहा है, ऐसा वो तो रहा ही नहीं। अब तो बहुत मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आप बस उसको चार्ज करिए, वो आपके 8 घंटे 10 घंटे तक टॉर्च चलती है। तो लगातार अगर यूज़ करें तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी रोशनी फेंकती है। एलईडी वगैरह ऐसे बल्ब कई टेक्नोलॉजी के आ गए हैं, तो बहुत अच्छी मतलब जो है वो सुविधा हो गई है। सबसे बड़ी बात ये है। मतलब आप अभी पूरी तरह से अपने घर के लिए, बाइक के लिए, और यहाँ तक कि टॉर्च वगैरह अन्य उपकरणों के लिए सारी बिजली आप सोलर पैनल से ही ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा एक बहुत अच्छा लगा अवस्थी जी आपसे मिल करके, और बहुत सारी जानकारी मिली। और ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान के लोग आत्मनिर्भर बनते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम विदेशी पेट्रोलियम पदार्थों पर हमारी आत्मनिर्भरता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, हम खुद आत्मनिर्भर बन पाएंगे। ऐसे आपके जैसे सजग व्यक्ति हमारे भारत में बहुत सारे लोग हैं, और शुरुआत हो चुकी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सच में इतनी सारी जानकारी और इतने सारे लोगों से आपने मिलवाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे प्रोफेसर साहब, शुक्रिया तो आपका करना चाहिए, जो देश की युवा पीढ़ी को आप देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। सच में आपका कार्य बहुत ही सराहनीय है। वैसे अब आप लोग बहुत थक गए होंगे, चलो अब घर चलते हैं। नहीं सर, हम बिल्कुल भी नहीं थके हैं। हमें तो आपसे मिलके इतनी ऊर्जा मिली है कि हमारा जोश दुगुना हो गया है, और अब हम अपना कार्य और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। शुक्रिया सर। प्रोफेसर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपने छात्रों को आपने इस रेगिस्तान का विजिट करवाया। शुक्रिया प्रोफेसर साहब, और स्टूडेंट्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आजादी का अमृत महोत्सव।